हेलो दोस्तों, आज मैं द टुमारो वॉर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। मूवी की शुरुआत में डैन को दिखाया जाता है जो बहुत ऊंचाई से जमीन की ओर गिर रहा होता है, लेकिन डैन एक स्विमिंग पूल में गिरता है जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। फिर दिखाया जाता है कि डैन के साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जहाँ पर चारों तरफ भयंकर तबाही मची हुई है और इनको देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग किसी चीज से लड़ रहे हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और दिसंबर सन 2022 का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम डैन को देखते हैं जो एक बायोलॉजी टीचर है, लेकिन मिलिट्री रिसर्च लैब में जॉब करना उसका ड्रीम है। फिर डैन की बेटी म्यूरी और उसकी वाइफ एमी को दिखाया जाता है। आज क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए उसके घर पर बहुत सारे लोग आए होते हैं। फिर एमी डैन को बताती है कि म्यूरी की ग्रैंडफादर ने उसके लिए गिफ्ट भेजा है। ये देखकर डैन को गुस्सा आ जाता है। दरअसल वो अपने डैड को पसंद नहीं करता क्योंकि बचपन में उसके डैड ने उसे और उसकी मॉम को अकेला छोड़ दिया था। तभी डैन के पास उसकी जॉब के सिलसिले में एक कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि उसके पास प्राइवेट सेक्टर में काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए रिसर्च लैब में उसे जॉब नहीं मिल सकती। ये सुनकर डैन बहुत अपसेट हो जाता है क्योंकि अब उसे लग रहा है कि वो अपनी ड्रीम जॉब नहीं पा सकता। इसके बाद डैन अपनी बेटी के साथ बैठकर टीवी देखने लगता है और बातें करने लगता है। तब उसकी बेटी उसे बताती है कि मुझे भी आपकी तरह साइंस में बेस्ट बनना है। फिर सभी लोग टीवी पर मैच देखने लगते हैं। उस समय फुटबॉल वर्ल्ड कप का मैच चल रहा होता है। तभी अचानक से ग्राउंड में एक मिस्टीरियस लाइट चमकने लगती है जिसमें से बहुत सारे सोल्जर्स निकलते हैं। ये नजारा देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। तब उनके लेफ्टिनेंट बताते हैं कि हम लोग सन 2051 से आए हैं जहाँ पर हम एक बहुत भयंकर जंग लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है और ये लड़ाई, ये जंग जीतना हम सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम उस जंग में हार गए तो इस धरती से इंसानों का वजूद खत्म हो जाएगा। डैन भी टीवी पर ये सब देख रहा था। उनकी लेफ्टिनेंट आगे बता दी कि हम लोग सन 2048 से ये जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अब हम जंग में कमजोर पड़ रहे हैं, इसीलिए आपको हमारे साथ फ्यूचर में चलकर हमारी मदद करनी होगी। अब एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें न्यूज से पता चलता है कि फ्यूचर में हो रही जंग में सभी देश अपने सोल्जर्स को पिछले एक साल से वहाँ भेज रहे हैं, जो वहाँ पर केवल 7 दिनों के लिए जाती है। लेकिन उस जंग से, उस वॉर से बहुत कम लोग ही वापस लौट कर आते हैं। अब वहाँ पर बहुत कम आबादी बची है, इसीलिए सभी देशों के लीडर्स ने वहाँ पर सिविलियंस को भी भेजने के लिए डिसाइड किया है और इस समय सभी कंट्रीज, सभी देश मिलकर एक साथ लड़ रहे हैं क्योंकि फ्यूचर की उस जंग को खत्म करके ही आने वाली फ्यूचर को सिक्योर किया जा सकता है। अगले सीन में डैन को दिखाया जाता है, वो क्लास ले रहा होता है, लेकिन आज सभी स्टूडेंट्स बहुत अपसेट होते हैं क्योंकि फ्यूचर में एलियन से जंग चल रही है और यहाँ से हर सप्ताह, हर हफ्ते हजारों लोग जा रहे हैं, लेकिन उसमें से बहुत कम लोग ही वापस लौट कर आते हैं। उनको अपसेट देखकर डैन क्लास को बंद कर देता है। अब यहाँ पर हम मार्टिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे वोल्केनो में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। तभी डैन के फोन में एक मैसेज फ्लैश होता है और उसे मिलिट्री ऑफिस पर रिपोर्ट करने के लिए बोला जाता है। जब डैन वहाँ पहुँचता है तो मिलिट्री के लोग उसका टेस्ट लेते हैं, फिर उसको बता दिया कि अब उसे जंग के लिए चुन लिया गया है और 13 अक्टूबर सन 2030 को यानी 7 साल बाद उसकी मौत हो जाएगी। यानी कि अब डैन को भी फ्यूचर में चल रही जंग लड़ने के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद डैन के हाथ में एक ट्रैकिंग डिवाइस सेट कर दिया जाता है जिससे मिलिट्री उसे ट्रैक कर सके। डैन को वार्निंग दी जाती है कि अगर उसने इस डिवाइस के साथ कोई भी छेड़खानी की या बेसिक ट्रेनिंग के लिए 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट नहीं की तो उसे जेल हो जाएगी। इसके बाद डैन अपनी वाइफ के पास जाता है जो फ्यूचर की जंग से आए सर्वाइवर को थेरेपी देती थी। वो डैन के हाथ में लगी डिवाइस को देखकर समझ जाती है कि वो उसे भी जंग के लिए चुन लिया गया है। इससे वो बहुत घबरा जाती है और डैन से यहाँ से भाग जाने के लिए बोलती है। तब डैन उसे बताता है कि इस डिवाइस से मिलिट्री हमें कहीं भी ट्रैक कर सकती है। तब एमी उसे अपने डैड से हेल्प के लिए बोलती है, लेकिन डैन अपने डैड के पास नहीं जाना चाहता। तब एमी उसे किसी तरह वहाँ जाने के लिए मना लेती है। इसके बाद डैन डिवाइस को निकालने के लिए अपने फादर डैनियल के पास आता है जो गवर्नमेंट से छुपकर प्लेन रिपेयर करने का काम करता है। डैनियल डैन के हाथ से डिवाइस निकालना शुरू करता है। उसी समय डैन फिर से पुरानी बातें दोहराना शुरू कर देता है। तब डैनियल कहते कि अगर मैंने तुम्हारी मॉम को नहीं छोड़ा होता तो तुम्हारी मॉम की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई होती। ये सुनकर डैन अपने फादर पर गुस्सा होता है और कहता है कि आप बुज़दिल थे। इतना कहकर डैन बिना डिवाइस निकलवाए यहाँ से चला जाता है। इसके बाद डैन अपनी वाइफ के पास आता है और उसे समझाता है कि दुनिया को खत्म होने से बचाने के लिए मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। एमी किसी तरह उसकी बात मान लेती है। इसके बाद डैन अपनी बेटी से मिलने जाता है और उसे बताता है कि वो भी जंग लड़ने के लिए जा रहा है। ये सुनकर म्यूरी बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसे लगता था कि अब उसके फादर से छोड़कर जा रहे हैं। डैन जब बेसिक ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट करता है तो वहाँ से अपनी उम्र के और भी बहुत सारे लोग मिलते हैं। वहाँ पर डैन की चार्ली नाम के एक शख्स से दोस्ती हो जाती है। उसे यहाँ पर डोरियन नाम का एक शख्स भी मिलता है जो फ्यूचर में जंग लड़ने के लिए आज तीसरी बार जा रहा था। इसके बाद फ्यूचर से आई लेफ्टिनेंट हार्ट जंग पर जा रहे सभी लोगों को वहाँ के एलियन के बारे में बताना शुरू करती है। वो बताती है कि जिन एलियन से हमें जंग करनी है वो बहुत ही खतरनाक और ताकतवर हैं, जिनको हमने व्हाइट स्पाइकर्स का नाम दिया है।
जो हर 6 दिन बाद अपने घोंसले में चले जाते हैं और उसी समय हम इन पर अटैक करते हैं। तब एक लड़की कहती है कि हमें जंग लड़ने की बजाय जंग को शुरू होने से पहले ही रोक देना चाहिए। इस पर फ्यूचर से आया एक सोल्जर बताता है कि हमने यहाँ से फ्यूचर में जाने के लिए जो जंप लिंक बनाया है उससे हम केवल 30 साल बाद का टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। इसके बाद लेफ्टिनेंट बताती है कि जो लोग 7 दिनों तक फ्यूचर की जंग में जिंदा रहेंगे वो जंप बैंड से ऑटोमेटिक ही यहाँ पर चले आएंगे। तभी अचानक से फ्यूचर के रिसर्च लैब पर एलियन अटैक कर देते हैं, जहाँ पर एलियन के बारे में रिसर्च चल रही होती है। इसीलिए इन सभी लोगों को अचानक ही वहाँ पर भेजने के लिए इवैक्यूएशन करना पड़ता है। इसके बाद जंप लिंक सिस्टम को ऑन किया जाता है और एक एक करके सभी लोग फ्यूचर में जाने लगते हैं। लेकिन फ्यूचर में लैंड होने से पहले ही जंप लिंक सिस्टम में कोई खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से सभी लोग बहुत ही ऊंचाई से गिरने लगते हैं, जिसमें से बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है और कुछ लोग घायल भी हो जाते हैं। लेकिन डैन वो स्विमिंग पूल में गिरता है, जिससे उसे ज्यादा चोट नहीं आती और चार्ली भी स्विमिंग पूल में ही गिरता है, जिससे उसकी भी जान बच जाती है। और यही सीन मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। यहाँ का नजारा देखकर सभी लोगों की हालत खराब होने लगती क्योंकि उन एलियनों ने चारों तरफ तबाही मचाई हुई थी। रेडियो पर डैन को बताया जाता है कि व्हाइट स्पाइकर्स ने लैब और पूरे शहर पर कब्जा कर लिया है, इसीलिए पूरे शहर पर बम गिराए जाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले रिसर्च टीम को बचाना होगा। डैन पहले भी आर्मी में रह चुका था, इसीलिए यहाँ की जिम्मेदारी उसके ऊपर सौंप दी जाती है। डैन अपनी टीम को लेकर रिसर्च लैब में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे रिसर्च टीम की डेड बॉडीज लटकी हुई मिलती हैं। तब डैन से रिसर्च लैब में रखी हुई हार्ड डिस्क और नीली सीसी को वहाँ से निकालने के लिए बोला जाता है। इसके बाद डैन और उसकी टीम लैब में पहुंचकर हार्ड डिस्क और उस बायोलॉजिकल मटेरियल को ले लेते हैं। अब सभी लोग यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर 2 व्हाइट स्पाइकर्स आकर इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। उनको रोकने के लिए सभी लोग फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इनके ऊपर फायरिंग का ज्यादा असर नहीं होता। इसी बीच डैन के कई साथी मारे जाते हैं। तब एक एलियन डैन के बहुत नजदीक आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ डोरियन आ जाता है और उस एलियन को मार गिराता है। वो बताता है कि उनको मारने के लिए उनके पेट और गर्दन पर अटैक करना होगा, क्योंकि यही तो जगह उनकी बॉडी की कमजोरी है। तभी वो व्हाइट स्पाइकर्स आवाज करने लगते हैं, जिसकी वजह से अब वहाँ पर बहुत सारे व्हाइट स्पाइकर्स आकर इनका पीछा करने लगते हैं। तब इनकी हेल्प के लिए यहाँ पर रेस्क्यू टीम आ जाती है, लेकिन व्हाइट स्पाइकर्स उन पर अटैक करके उनको भी मार देते हैं। ये देखकर डैन की टीम उन पर फायरिंग करने लगती है। इसी बीच अब यहाँ पर एयर स्ट्राइक करने वाली टीम भी आ जाती है। तब डैन को जल्दी से अपनी टीम लेकर वहाँ से निकलने के लिए बोला जाता है। इसके बाद डैन अपनी टीम के साथ वहाँ से निकलने के लिए भागने लगता है। तभी इनके पीछे बहुत सारे व्हाइट स्पाइकर्स आ जाते हैं, जिसके बाद नोरा और रॉबर्ट सभी को वहाँ से भागने के लिए बोलते हैं और दोनों मिलकर व्हाइट स्पाइकर्स को रोकने लगते हैं। तभी वहाँ पर एयर स्ट्राइक होने लगती है, जिसमें नोरा और रॉबर्ट खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं और धमाके की वजह से बाकी लोग घायल हो जाते हैं। जब डैन और चार्ली की नींद खुलती है तो दोनों खुद को मिलिट्री कैंप में पाते हैं। दोनों जब बाहर जाते हैं तो डोरियन उदास होकर बैठा था। तब डोरियन बताता है कि टीम के सभी लोग मारे जा चुके हैं, अगर हम लोग उन दोनों को बचाने के बजाय भागे होते तो सब जिंदा होते। इस पर डैन पूछता है कि तुम यहाँ पर तीसरी बार जंग लड़ने क्यों आए हो। तब डोरियन इनको बताता है कि मुझे कैंसर है, जिसकी वजह से मैं 6 महीने के अंदर ही मर जाऊंगा, लेकिन ऐसे मरने से अच्छा है कि मैं दुनिया को बचाने के लिए मरूं। इसके बाद डैन जब यहाँ के कर्नल से मिलता है तो उसे लगता है कि वो पहले भी उससे मिल चुका है। इसके बाद कर्नल उससे अपना नाम बताती है, जिससे डैन को पता चलता है कि कर्नल कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की बेटी म्यूरी है। यानी कि डैन अब अपनी फ्यूचर की बेटी से मिलता है, जो फ्यूचर में रिसर्च टीम की कर्नल है। डैन उसकी कामयाबी से बहुत खुश होता है। तब म्यूरी कहती है कि मैंने इमोशनल होकर आपको यहाँ नहीं बुलाया, आपको यहाँ पर बुलाने की एक खास वजह है जो समय आने पर आपको पता चल जाएगी। उसकी बात से डैन को पता चल जाता है कि म्यूरी किसी बात को लेकर उससे नाराज है। इसके बाद म्यूरी डैन को अपने साथ एक फीमेल व्हाइट स्पाइकर्स को पकड़ने ले जाती है, जिससे वो उसके ऊपर रिसर्च करके उनको मारने वाले जहर बना सके। इस दौरान डैन को नीचे हर जगह बहुत सारे व्हाइट स्पाइकर्स दिखाई देती हैं। म्यूरी उसे बताती है कि मैंने आपको आखिरी बार तब देखा था जब आप मर गए थे। इसके कुछ देर बाद ये लोग मिशन वाली साइट पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कुछ सोल्जर एक फीमेल व्हाइट स्पाइकर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो व्हाइट स्पाइकर्स उनके ऊपर अटैक कर देती है, जिसमें कई सोल्जर्स मारे जाते हैं। ये देखकर कर्नल खुद वहाँ पर जाती है और उसे केज में बंद करने की कोशिश करने लगती है। तभी वो व्हाइट स्पाइकर्स गुस्से में जाती है और कर्नल को मारने के लिए उस पर अटैक कर देती है। इसी बीच एक फीमेल व्हाइट स्पाइकर्स बहुत सारे व्हाइट स्पाइकर्स को बुलाने लगती है, इसीलिए कर्नल यानी अपनी बेटी की जान बचाने के लिए डैन खुद नीचे जाता है, जिसके बाद वो लोग किसी तरह उस फीमेल व्हाइट स्पाइकर्स को केज में बंद कर देते हैं। फिर ये उसे अपनी लोकेशन पर ले जाने के लिए निकलने लगते हैं। तभी इनके हेलीकॉप्टर पर बहुत सारे व्हाइट स्पाइकर अटैक कर देते हैं, जिससे इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। इसके बाद कर्नल और डैन दोनों एक टैंक में बैठकर यहाँ से बच निकलते हैं और समुद्र के किनारे पहुँच जाते हैं। यहाँ पर इनको लेने रेस्क्यू टीम आने वाली होती है। डैन म्यूरी से पूछता है कि फ्यूचर में मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, तुम मुझसे इतने नाराज क्यों हो। तब म्यूरी डैन से कहती है कि जब मैं 12 साल की थी तो आपने मुझे और मेरी मॉम को छोड़ दिया
आपने कहा था कि आप सब कुछ ठीक कर देंगे, मुझे आप पर पूरा भरोसा था, लेकिन आप वापस नहीं लौटे। फिर जब मैं 16 साल की थी तब हॉस्पिटल से फोन आया और जब मैं वहाँ पहुँची तो आपकी कार एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। इतना कहकर म्यूरी रोने लगती है। डैन को यकीन नहीं होता कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। फिर यहाँ पर रेस्क्यू टीम आती है और इनको अपने साथ लेकर जाती है। इसके बाद म्यूरी उस फीमेल व्हाइट स्पाइकर को बेहोश कर देती है। उसकी बॉडी से जहर निकालकर उस पर रिसर्च करने लगती है, क्योंकि फीमेल व्हाइट स्पाइकर्स की जहर से मेल व्हाइट स्पाइकर मर जाते हैं। और म्यूरी ये पता लगाना चाहती है कि किस वजह से ये जहर फीमेल व्हाइट स्पाइकर पर असर नहीं करता। इससे वो ऐसा जहर तैयार करना चाहती थी कि जो मेल और फीमेल दोनों को मार सके। म्यूरी पूरी रात जहर पर हजारों टेस्ट करती है, लेकिन उसे अभी तक कोई जहर नहीं मिल पाता। सुबह में डैन म्यूरी के पास आता है और आज डैन का फ्यूचर में आखिरी दिन है, इसीलिए वो म्यूरी से यहाँ पर बुलाने की वजह पूछता है। तब म्यूरी उसे बताती है कि अगर किसी तरह जहर तैयार हो गया तो आप उसे अपनी दुनिया में ले जाइए, जिसकी मदद से आप फ्यूचर में होने वाली जंग को पहले ही खत्म कर सकते हैं। हम अब इसे यहाँ पर तैयार नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास के सभी साधन खत्म हो गए हैं। तब डैन कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मरने के लिए नहीं छोड़ सकता, मैं जहर को अपनी दुनिया में ले जाकर उसे बड़ी मात्रा में बनवाऊंगा और फिर से यहाँ पर वापस आकर हम दोनों मिलकर उस जंग को खत्म कर देंगे। अब म्यूरी उस जहर को बनाने में कामयाब हो जाती है। तभी वो फीमेल व्हाइट स्पाइकर्स होश में आ जाती है और चिल्लाने लगती है। इसकी आवाज सुनकर यहाँ पर बहुत सारे व्हाइट स्पाइकर आ जाते हैं और इस लोकेशन को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। इसके बाद मिलिट्री भी उनको रोकने के लिए फायरिंग करने लगती है। अब म्यूरी डैन और जहर को लेकर हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगती है, जिससे वो डैन को जहर के साथ उसकी दुनिया में वापस भेज सके। लेकिन अब लैब के अंदर व्हाइट स्पाइकर्स आकर उस फीमेल व्हाइट स्पाइकर को आजाद कर देते हैं। इसके बाद वो फीमेल व्हाइट स्पाइकर्स म्यूरी और डैन को खोजने लगती है, जिसके बाद दोनों मिलकर उनके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं और किसी तरह उनसे बचकर यहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब दोनों हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन म्यूरी नीचे गिर जाती है, जिससे उसका पैर जख्मी हो जाता है। इस वजह से अब वो आगे नहीं बढ़ पाती, लेकिन डैन उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। अब म्यूरी को समझ में आ जाता है कि उसके डैड उससे बहुत प्यार करते हैं। इसके बाद वो डैन को जहर देती है और कहती कि आप इस जंग को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना। तभी वहाँ पर एक व्हाइट स्पाइकर आकर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से म्यूरी नीचे गिरने लगती है। ये देखकर बिना कुछ सोचे डैन उसे बचाने नीचे कूद जाता है, लेकिन तभी उसकी फ्यूचर का टाइम खत्म हो जाता है, जिससे डैन और उसकी टीम के बचे सभी लोग प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं। इसके बाद डैन लेफ्टिनेंट हार्ट को जहर के बारे में बताता है और उसका प्रोडक्शन करवा कर फ्यूचर में भेजने के लिए कहता है। तब लेफ्टिनेंट उसे बता दे कि जंप लिंक डिस्ट्रॉय हो गया है, इसीलिए अब हम फ्यूचर से संपर्क नहीं कर सकते। ये सुनकर डैन को अफसोस होता है कि वो अपनी बेटी को नहीं बचा पाया। इसके बाद डैन जब अपनी वाइफ और बेटी से मिलता है तो वो बहुत इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे ये बात सता रही थी कि क्या वो सच में 7 साल बाद मरने वाला है। रात को डैन अपनी वाइफ से बताता है कि वो फ्यूचर में अपनी बेटी से मिला था, जो फ्यूचर में एक कामयाब साइंटिस्ट बन गई और उसने एलियन को मारने वाला जहर भी बनाया और अब वहाँ पर सब कुछ खत्म हो गया, इसीलिए मैं फ्यूचर की जंग को अभी खत्म करना चाहता हूँ। इसके बाद डैन कहता है कि उन एलियंस के पृथ्वी पर आने का कोई सबूत नहीं है कि वो कब और कैसे यहाँ पर आए थे। तब उसकी वाइफ कहती है कि हो सकता है कि वो एलियन बहुत पहले ही यहाँ पर आए हों, लेकिन उन्होंने बाद में हमला किया हो। तभी डैन को डोरियन याद आता है, जिसके पास एलियन का एक नाखून था। वो उसके पास जाता है और कहता है कि मैं अपनी बेटी को बचाना चाहता हूँ और अगर मैं ऐसा करने में कामयाब हो गया तो फ्यूचर भी बच जाएगा। ये सुनकर डोरियन उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद दोनों चार्ली के पास जाते हैं, जो एलियन के नाखून को चेक करता है, जिसके बाद इनको पता चलता है कि उस नाखून में चीन की वोल्केनो की राख है, यानी कि एलियन किसी वोल्केनो वाली जगह पर आए थे। तब चार्ली कहता है कि इसके बारे में एक वोल्केनो एक्सपर्ट ही बता सकता है। अब डैन इनको अपने स्टूडेंट मार्टिन के पास ले जाता है, जो वोल्केनो के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। डैन उससे पूछता है कि चीन की वोल्केनो की राख रूस में रहने वाले जानवर के पंजों में कैसे आ सकती है। तब मार्टिन एक्सप्लेन करता है कि 946 में चीन और कोरिया के बॉर्डर पर मौजूद चांगबाई वोल्केनो हजारों बम की ताकत के साथ ब्लास्ट हुआ था, जिसकी राख आधी दुनिया पर छा गई थी, जो अभी भी बर्फ के नीचे मौजूद है। इसके बाद डैन मार्टिन की हेल्प से पता लगाता है कि वो राख रूस में एक बहुत बड़े ग्लेशियर के नीचे दबी हुई है। इससे इनको समझ में आ जाता है कि एलियन हजारों साल पहले से यहाँ बर्फ के नीचे थे और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब सन 2048 में बर्फ पिघल गई तो वो बाहर आ गए, यानी कि एलियन अभी भी रूस में ग्लेशियर के नीचे छुपे हुए हैं, जिनको अभी खत्म करके फ्यूचर की उस तबाही को रोका जा सकता है। इसीलिए तीनों रूस जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट और डिफेंस की ओर से इनको कोई भी हेल्प नहीं मिलती। तब डैन को अपने फादर के बारे में याद आता है, जिनके पास प्लेन था। डैन उनके पास जाता है और फ्यूचर को बचाने के लिए उनकी हेल्प मांगता है, जिसके बाद डैनियल तैयार हो जाता है। इनके साथ में फ्यूचर से आई लेफ्टिनेंट हार्ट भी जहर की ढेर सारी मात्रा लेकर जाती है। ग्लेशियर पर पहुंचने के बाद सभी लोग इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड वाली जगह को खोजने लगते हैं, क्योंकि एलियन की वजह से वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी। कुछ देर खोजने के बाद इनको वहाँ पर एक ऐसी जगह मिल जाती जहाँ पर किसी बहुत भारी चीज के गिरने का निशान था। फिर ये लोग वहाँ की बर्फ को ब्लास्ट करके नीचे जाने का रास्ता खोजते हैं, जहाँ पर
को नीचे की ओर एक बहुत बड़ी सुरंग मिलती है और जब ये लोग उस सुरंग के अंदर एक्सप्लोर करते हैं वहाँ पर इनको एलियन का एक बहुत बड़ा स्पेस शिप मिलता है। जिसके बाद सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो फ्यूचर की इस मुसीबत को जड़ से मिटा देंगे। अब डैनियल और चार्ली बाहर रुकते हैं और डैन, डोरियन और हार्ट के साथ स्पेस शिप को काट कर उसके अंदर जाता है। उस शिप को एक्सप्लोर करने पर इनको वहाँ पर बहुत सारे एलियन के अंडे दिखाई देते हैं जो अभी तैयार हो रहे थे और अब इन्हें पता चल जाता है कि ये पृथ्वी पर गलती से क्रैश हो गए थे। इनका प्लान किसी और प्लेनेट को तबाह करने का था इन एलियन अंडों की मदद से। इसके बाद ये लोग म्यूरी की बनाई जहर से उनको मारने की कोशिश करते हैं। म्यूरी की बनाई जहर उन पर काम करती है और वो मर जाते हैं, लेकिन इस वजह से बाकी एलियन बाहर आ जाते हैं और उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद डोरियन डैन को अपने पास का एलियन वाला नाखून देकर शिप से बाहर भेज देता है। तभी कुछ एलियन बाहर जाकर चार्ली और डैनियल पर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद डैनियल उनको एक एक करके मारने लगता है और चार्ली भी कटर से एक एलियन को मारता है। अब डैन बाहर आता है और अपने डैड और चार्ली को नहीं पाकर परेशान हो जाता है। तभी डोरियन देखता है कि स्पेसशिप के अंदर एलियन के बहुत सारे अंडे हैं जिनको फायरिंग करके मारना आसान नहीं है। इसीलिए डोरियन और हार्ट खुद को सेक्रीफाइस करते हैं और डोरियन उस पूरे स्पेसशिप को उड़ा देता है। तभी डैन को उसके फादर और चार्ली भी मिल जाते हैं। डैनियल उसे बताता है कि एक बहुत बड़ा एलियन यहाँ से भाग गया। इससे डैन समझ जाता है कि वो फीमेल एलियन है, यानी कि अगर उसे नहीं मारा तो फ्यूचर खतरे में आ जाएगा। इसके बाद दोनों मिलकर उसे ढूंढने निकल जाते हैं। तभी वो एलियन डैनियल के ऊपर अटैक करने आती है। ये देखकर डैन भी वहाँ आ जाता है और दोनों मिलकर उस पर फायरिंग करने लगते हैं। इससे वो एलियन वहाँ से भाग जाती है। अब वहाँ पर स्मोक होने की वजह से इनको साफ दिखाई नहीं देता, जिसका फायदा उठाकर वो एलियन इनके ऊपर अटैक कर देती है। इसमें ये दोनों घायल हो जाते हैं। इसी बीच डैन एलियन के पैर पर जहर इंजेक्ट कर देता है, जिससे उसका पैर डिस्ट्रॉय होने लगता है, लेकिन वो अपने उस पैर को काट कर अलग कर देती है और डैन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर डैनियल डैन को बचाने के लिए उस एलियन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अब वो एलियन डैनियल पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन इससे पहले डैन उसे अपने पास रखे नाखून से जख्मी कर देता है। इसके बाद वो उसके मुंह में जहर वाली शीशी डाल देता है, जिससे एलियन तड़पने लगती है। तब डैन उसे वहाँ से नीचे गिरा देता है, जिससे उस एलियन की मौत हो जाती है। अब डैन को समझ में आ जाता है कि उसके डैड उसे बहुत प्यार करते हैं। तभी यहाँ चार्ली भी आ जाता है जो अभी जिंदा है। इसके बाद ये न्यूज चारों तरफ फैल जाती है और अब डैन भी अपने डैड को लेकर घर आता है। म्यूरी आज उसे मिलकर बहुत खुश होती है। आज डैन भी बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसके डैड उसके साथ है और उसे इस बात की खुशी भी है। उसने अपनी बेटी और पूरी दुनिया की फ्यूचर को बचा लिया है। अब डैन ये प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी अपनी फैमिली के साथ नहीं छोड़ेगा और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।